द वर्ल्ड इज स्लो मोशन फॉर मी। कहानी की शुरुआत होती है एक सीसीटीवी कैमरा से, जहां दो लड़कियां सीसीटीवी कैमराज में देख रही होती हैं। ये दोनों लड़कियां एक सीसीटीवी सेंटर में होती हैं जहां वो जॉब कर रही होती हैं। वो दोनों लड़कियां अपने एक कलीग के बारे में बात कर रही होती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। उसने अंदर भी सनग्लासेस पहने हुए हैं, जो पूरे ऑफिस में सबको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। तभी वो दोनों लड़कियों में से एक लड़की सीसीटीवी कैमरा में देखती है कि दो लोग एक बाइक पर भाग रहे हैं। वो तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी देते हैं और पुलिस की हेल्प भी करते हैं। दोनों रोबर्स को ट्रैक करने के लिए कुछ देर बाद वो देखती है कि वो दोनों लुटेरे उनकी आंखों से ओझल हो गए हैं। पूरा स्टाफ गौर से देखता है, लेकिन कहीं पर भी वो लुटेरे सीसीटीवी कैमराज में नजर नहीं आते। अब वो सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब वो पुलिस को इस बारे में गाइड नहीं कर सकते कि लुटेरे किस तरफ गए हैं। अब रोल आता है उस एम्प्लॉय का जो अंदर भी सनग्लासेस पहने हुए है। वो सभी को बताता है कि वो दोनों लुटेरे एक गली में छिपे हुए हैं। उस व्यक्ति का नाम होता है हियो। इस बात की इंफॉर्मेशन यहाँ का स्टाफ पुलिस को दे देता है और पुलिस उन दोनों को उसी गली से पकड़ लेती है जहाँ पर हियो ने उन्हें बताया था। पूरा स्टाफ उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है, क्योंकि उसने ऐसे टाइम पर उनकी हेल्प की थी जब सीसीटीवी कैमराज में जिसमें वो दोनों रोबर्स दिखाई नहीं दे रहे थे। ये सभी आश्चर्यचकित होकर हियो की तरफ देखते हैं। हियो के साथ एक प्रॉब्लम है, उसको बचपन से ही सभी चीज़ें बहुत स्लो मोशन में दिखाई देती हैं। उसने उन दोनों चोरों को उस समय देख लिया था जब वो एक कार के पीछे से निकल रहे थे। क्योंकि वो बहुत ही तेज़ी से निकले थे, इसलिए सीसीटीवी कैमराज के अंदर उस पर्टिकुलर मोमेंट को कैप्चर नहीं कर पाया था। अब क्योंकि हियो जो हर चीज़ को स्लो मोशन में देखता है, तो वो आसानी से उनको देखकर पता लगा लेता है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। हियो जब 5वीं क्लास में था तो उसने एक रिले रेस में पार्टिसिपेट किया था। वहीं 5th क्लास में एक बोंग नाम की लड़की थी। जब हियो बोंग को पहली बार देखता है तो उसी समय उसे स्लो मोशन में चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद उसकी मॉम और डैड उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहां उसका चेकअप करने के बाद में पता चलता है कि इसको एक बीमारी है जिसका नाम डायनेमिक विजुअल इक्विटी है। ये एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया में बहुत कम लोगों के अंदर पाई जाती है। इसमें इंसान को चीज़ें बहुत स्लो मोशन में दिखाई देती हैं। लेकिन हियो परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे इस तरह की कोई भी बीमारी नहीं है। दरअसल हियो झूठ बोल रहा होता है। उसी समय डॉक्टर उसकी जांच करने के लिए एक बॉल उठाता है और उस बॉल को बहुत तेजी से उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन वो उस बॉल को बहुत आसानी से पकड़ लेता है, क्योंकि वो बॉल उसकी नज़र में उसकी तरफ बहुत स्लो मोशन में आ रही थी। अब इस बीमारी का इलाज बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, इसलिए उसके पिता विदेश में पैसा कमाने के लिए चले जाते हैं ताकि वो अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करा सके। हियो को वो यहीं पर अपनी मॉम और उसकी छोटी बहन के साथ छोड़ देते हैं। स्कूल में हर कोई उसके सनग्लासेस का मजाक उड़ाता है, लेकिन सिर्फ एक लड़की होती है जो उसका कभी मजाक नहीं उड़ाती, और वो लड़की वही होती है जो हियो की क्रश भी है। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। अब हियो के दिल में बोंग के लिए जो लगाव था वो और भी तेजी से बढ़ने लगता है। बोंग को भी स्कूल के बच्चे परेशान करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह हियो होता है। अब वो लड़की हियो की जिंदगी से दूर चली जाती है। हियो को ये बात सुनकर बहुत दुख होता है, क्योंकि अब उसका कोई भी दोस्त नहीं बचा है। हियो चाहता है कि उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाए, क्योंकि वो उन्हीं आंखों की वजह से बहुत परेशान होने लगा था। अब वो एक चीज को नोट करता है कि उसे कहीं से पता चलता है कि ज़्यादा टीवी देखने से बच्चे ब्लाइंड हो जाते हैं, इसलिए वो अपनी आंखों की रोशनी को खत्म करने के लिए लगातार टीवी देखता रहता है। लेकिन इससे उसकी आंखों की रोशनी नहीं जाती, बल्कि उसे टीवी देख देख कर वो टीवी का काफ़ी आदी हो जाता है, जिससे वो टीवी देखने के बाद काफ़ी सारे स्किल भी सीख लेता है। लेकिन अब उसको घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है और वो इन स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अब उसका कोई भी दोस्त नहीं है। हियो के पिता भी उसे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे। वो अब छुट्टियों में भी वापस नहीं आते, क्योंकि वो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं। इस बात से उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। अब हियो बड़ा हो चुका है और उसकी उम्र लगभग 20 साल हो चुकी है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पिता की वर्क प्लेस में ही एक्सीडेंट होने की वजह से मृत्यु हो चुकी है। वो अपने पिता की मृत्यु की बात सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है। अब हियो का डॉक्टर ही सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में हियो के करीब होता है। डॉक्टर उसे कहता है कि अब तुम्हें बाहर निकलकर पैसे कमाने होंगे ताकि तुम अपने परिवार का भार संभाल सको। इसी के बाद में उसने सीसीटीवी
सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर को ज्वाइन किया था, जहां उसी की वजह से और उसके वरदान की वजह से 2 रॉबर्स को पकड़ लिया गया था। हियो बताता है कि उसे सीसीटीवी कैमरा के अंदर लोगों को चलते फिरते देखना पसंद है। ऐसा करने से उसको अपने बचपन के वो पल याद आते हैं जब वो बहुत ज़्यादा टीवी देखता था। उसने इतना टीवी देखा होता है कि अब उसे सीसीटीवी कैमराज में सभी कैरेक्टर लीड एक्टर नजर आते हैं। वहीं अब हमें हियो के वर्कर को दिखाया जाता है। हियो के ऑफिस में एक को वर्कर अपने बॉस से कहता है कि हियो का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब है, वो किसी से बात भी करना पसंद नहीं करता, वो काफ़ी इंट्रोवर्ट है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसके बगल वाली सीट पर बैठूं और उससे बात करूं। हो सकता है कि हियो मुझसे बात करना पसंद करे। उसके बाद वो को वर्कर उसी के बगल में कुर्सी पर बैठ जाता है। को वर्कर उससे कई सवाल पूछता है, लेकिन हियो उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता, बल्कि मन ही मन में वो उसके सभी सवालों का जवाब देता रहता है। हियो अपना ज़्यादातर टाइम सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखने में गुजार देता है। वो सिर्फ लोगों को कैमरा में देखता रहता है, उन लोगों के कदमों की भी गिनती करता रहता है। उसका कोवर्कर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। इस सवाल से उसे बोंग की याद आ जाती है, जो उस स्कूल में उसकी दोस्त थी। अगले दिन हियो बोंग के घर के आसपास जाता है, जहाँ पर बोंग खड़ी हुई होती है। उसके सामने एक और लड़की होती है। वो बोंग से अपने पैसे मांग रही थी। बोंग की भी फाइनेंशियली कंडीशन कोई खास नहीं है। उसने उस लेडी से कर्जा लिया होता है। वो औरत कहती है कि अगर तुम मेरा कर्जा नहीं चुका सकती तो तुम अपना घर बेच दो। हियो भी उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है। अब क्योंकि वो कई सालों से एक दूसरे के टच में नहीं है, तो वो हियो को पहचान नहीं पाती, इसलिए उससे कोई बात नहीं करती। लेकिन वो सीसीटीवी कैमरास के अंदर बोंग को हमेशा देखता रहता है। वो देखता है कि वो एक कॉफ़ी शॉप के सामने खड़ी होकर सोडा पीती है। हियो भी ऐसा ही करता है। वो अगले दिन उसी जगह पर एक पुराना सोफा पड़ा होता है, उसे कॉफ़ी शॉप के सामने लाकर रख देता है। अब अगले दिन जब बोंग वहाँ पर आती है तो वो वहाँ पर एक सोफा पड़ा हुआ देखती है, उसी पर बैठकर सोडा पीती है। अगले दिन सीसीटीवी कैमराज में हियो देखता है कि बारिश पड़ रही है, लेकिन बोंग के पास छाता नहीं है, इसलिए वो अपने कोवर्कर के साथ बोंग के पास पहुँचता है और बारिश से बचने के लिए बोंग के ऊपर अम्ब्रेला खोल देता है। लेकिन बोंग को ये सब बातें बहुत अजीब लगती हैं और वो वहाँ से चली जाती है। अब वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। वो अपने डॉक्टर से पूछता है कि वो कैसे बोंग को इम्प्रेस कर सकता है। डॉक्टर उसको सलाह देता है कि तुम्हें बोंग को फ्लावर्स देने चाहिए। अब उधर बोंग को दिखाया जाता है आज उसका सिंगिंग ऑडिशन होता है, लेकिन वो सिंगिंग ऑडिशन के लिए काफ़ी लेट हो जाती है, इसलिए कॉल करके वो फ़ोन पर ही गाना सुनाना शुरू कर देती है। वो बहुत अच्छा गाना गाती है। दूर से हियो भी ये सारी बातें देख रहा होता है, जिसके बाद हियो उसके पास जाता है और उसे फ्लावर्स देता है, लेकिन वो उसके फ्लावर्स को एक्सेप्ट नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। तभी उसे हियो आवाज़ देता है और उसे बताता है कि वो उसके बचपन का दोस्त है हियो। लेकिन वो लड़की बताती है कि मेरा नाम बोंग नहीं, मेरा नाम ओ है। हियो को ये बहुत बुरा लगता है कि वो इतने दिन से एक गलत लड़की को चेज कर रहा था, लेकिन अब उसके मन में ओ के लिए फीलिंग्स जाग चुकी हैं। उसी शाम गलती से वो फिर उससे एक बार टकरा जाता है। ओ के पास बहुत सारी ग्रोसरी का सामान होता है। अब उसको वो रोक कर कहती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। हियो उसकी मदद करता है और उसके ग्रोसरी सामान को उसके घर तक लेकर चला जाता है। अब हियो उसका सामान घर छोड़कर जा रहा होता है तो वो उससे पूछती है कि तुम बोंग को क्यों ढूंढ रहे थे। वो बताता है कि जब मैं छोटा था तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस जाता है तो वो मॉनिटर में बोंग को ही देखता रहता है, यानी ओ को देखता रहता है। वो देखता है कि उसके पास एक कॉल आई है, जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है। दरअसल जब ओ ने ऑडिशन दिया था फ़ोन पर, उस ऑडिशन के बाद वो सेलेक्ट हो गई थी। उसे म्यूजिकल ड्रामा में एक रोल मिला है। अब वो अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां हियो उसे दूर से देख रहा होता है। वह उसे देख लेती है और उसे अपने पास बुलाती है, जिसके बाद वो अपने म्यूजिकल नोट्स हियो को दे देती है, अपनी लाइन को प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। वो दोनों साथ में बैठकर प्रैक्टिस करते हैं। तभी एक चम्मच तेजी से उसकी तरफ आती है और वो उसे कैच कर लेता है। अगले दिन हियो को दिखाया जाता है कि हियो अपने कदमों को गिनता हुआ ओ के घर की तरफ जा रहा है। उसका कोवर्कर हियो को ऐसा करते हुए सीसीटीवी कैमराज में देख लेता है, क्योंकि उसके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं। लेकिन हियो इतना ज़्यादा उन सब चीज़ों को देख चुका होता है कि वो आंख बंद करके भी हियो के घर तक पहुंच सकता है। अब उसका कोवर्कर और हियो दोनों वहां पर बैठे होते हैं। तभी ओ भी वो करती हुई वहां पर आ जाती है। अब दोनों वो करते करते उसी सोफे तक पहुंच जाते हैं, जहां पर भी उन्हें एक सोफा
उसके लिए रखा था, जो कि एक कॉफ़ी कैफ़े के बाहर होता है। और ये बताती है कि इस रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसके पास कार है ताकि वो ओ को अपने साथ कार में घुमाने के लिए ले जा सके। लेकिन वहाँ पूरे ऑफिस में किसी के भी पास कार नहीं होती। अगले सीन में उस लेडी को दिखाया जाता है जिसका ओ के ऊपर कर्ज होता है। वो औरत ओ के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। अब इससे पहले कि वो उसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती, इतने में हियो वहाँ पर अपने कोवर्कर के साथ पहुँच जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। धीरे धीरे ओ भी हियो को चाहने लगती है। अब वो धीरे धीरे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जहाँ पर ये एक पार्क में वॉक करने के लिए जाते हैं। हियो उससे पूछता है कि अगर तुम्हारे पास में एक कार होती तो तुम उस कार का क्या करोगी। वो उसे बताती है कि अगर उसके पास कार होती तो वो हर शाम समुद्र के किनारे घूमने जाती। उसके बाद हियो की नज़र एक बस ड्राइवर पर पड़ती है। वो उस लोकल बस ड्राइवर से दोस्ती करना शुरू कर देता है। वो कैमरे में देखता है कि उस बस ड्राइवर को बेसबॉल खेलना पसंद है। वो भी बेसबॉल खेलने के लिए जाता है। वो उस ड्राइवर को बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को गाड़ी में घूमना पसंद है, मैं चाहता हूँ कि हम तुम्हारी गाड़ी में समुद्र के किनारे पर घूमने जाएं। वो ड्राइवर उसकी बात को मान लेता है। अब वो तीनों उस समंदर की तरफ निकल जाते हैं घूमने के लिए। अब क्योंकि वो घूमने के लिए शहर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाता। उस बस ड्राइवर के पास में सिर्फ वर्क परमिट उसके शहर के अंदर का ही होता है, बाहर का नहीं, इसलिए वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाते। अब वो दोनों बिना समुद्र देखे ही घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ओ को हियो की ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो उसे मन ही मन पसंद करने लगती है। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस जाता है, उसको बताया जाता है कि शहर में लगातार लड़कियां गायब हो रही हैं, इसलिए हमें अपने वर्क पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब सबको पहले से ज़्यादा मॉनिटर पर ध्यान बनाकर रखना होगा। हियो ओ को कैमरे पर देखता रहता है। तभी ओ कैमरे से गायब हो जाती है। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है। वो भागता हुआ उस जगह जाता है जहाँ पर वो गायब हुई थी। तभी अचानक वो वहाँ पर आ जाती है। असल में वो हियो के साथ में प्रैंक कर रही थी, क्योंकि वो चाहती है कि हियो उससे मिलने के लिए आए। अब क्योंकि वो उसे प्यार करने लगती है, उसके बाद वो उसे अपने घर लेकर जाती है और वहाँ पर वो लोग होते हैं जिन्हें पैसे ओ को देने होते हैं। वो वहाँ पर घर में तोड़फोड़ कर रहे थे। अब हियो ओ की मदद करना चाहता है, लेकिन तभी उसके सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। जब वो सब लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं तो हियो देखता है कि ओ के सामान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसने बचपन में बोंग के लिए दी थी। यहीं पर वो एक्सेप्ट करती है कि वही बोंग है जो बचपन में उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। दरअसल वो उससे बोंग के रूप में नहीं मिलना चाहती थी। अब अगले दिन वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि अब तुम्हारी आंखों की बीमारी धीरे धीरे और भी बढ़ती जा रही है और जल्दी तुम्हारी आंखें ब्लाइंड हो जाएंगी। ये बात हियो को पहले से ही पता थी, इसलिए वो जहाँ भी जाता था अपने कदम गिन लिया करता था। वहीं बोंग खर्चे से बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इसलिए वो अपने घर को बेचकर अपना कर्ज उतार देती है। जहाँ पर बोंग होती है वहाँ पर एक कार लगातार चक्कर लगा रही होती है। तभी अचानक से वो कार गायब हो जाती है और साथ ही बोंग भी दिखना बंद हो जाती है। हियो जब इस बात को देखता है, वो कार और बोंग दोनों एक साथ गायब हो गए हैं, तो वो उनको बचाने के लिए साइकिल पर सवार होकर निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में वो पूरी तरह से अंधा हो चुका होता है। वहीं उसकी साइकिल एक कार से टकरा जाती है। अब वो भागता हुआ बोंग की तरफ चलता है। वो अंधा होकर भी इसलिए चला जाता है क्योंकि उसने पहले से वहां जाने की प्रैक्टिस कर ली होती है। इस तरह से हियो उसे बचा लेता है। चोर ये सब देखकर भाग जाते हैं। फिर वहां पर पुलिस आती है और पुलिस बोंग को बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है। उसके कोवर्कर ने उसे सीसीटीवी कैमराज में गाड़ी से टकराते हुए देख लिया था, इसलिए वो भी वहां पर पहुंच जाता है। हियो मदद करने के लिए रोता है और बताता है कि अब वो पूरी तरह से अंधा हो चुका है। इस बीच फिर काफी समय तक बोंग और हियो के बीच में कोई भी मुलाकात नहीं होती। जब भी बोंग को उसकी याद आती है तो वो सीसीटीवी कैमराज में हाई कर देती है। बहुत दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर अचानक एक दिन बोंग हियो को एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखती है। जब वो कैफे से बाहर निकलता है तो वो उसको हाई कहती है, लेकिन अब क्योंकि हियो की आंखें पूरी तरह से जा चुकी हैं और अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो वो अपनी ब्लाइंड स्टिक निकालकर आगे की तरफ चला जाता है। वो उसके पीछे पीछे चलती रहती है और वो एक आर्ट गैलरी में पहुंच जाते हैं। जब वो आर्ट गैलरी में अंदर होती है तो वो देखती है कि वहां पर उसके बहुत सारे स्केच बने हुए हैं जो कि हियो द्वारा बनाए गए हैं। हालांकि हियो की आंखें अब नहीं है, लेकिन उसे अब उनका चेहरा अब भी पूरी तरह से याद है। एक दिन
फिर चुपचाप बोंग उसका पीछा करती है, लेकिन हियो को पता चल जाता है और वो पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। तभी बोंग को यह एहसास होता है कि वो उसे सूंघ भी सकता है या उसका एहसास भी कर सकता है। वो भागकर हियो के गले लग जाती है और वो बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी अभी जो कंडीशन है, मुझे तुम इसी कंडीशन में पसंद हो। वो दोनों गले मिल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।